Hello, good evening, good morning, good afternoon, all of you. मैं दिनेश कुमार फ्रॉम एवीएस कॉमर्स चैनल से आपके सामने आप लोगों के प्यार से आज 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और ऐसे आपका प्यार मिलता रहा तो आगे और आगे तक जाएंगे। अभी तक आपको मैंने फ्यूल के बारे में बताया था। आज मैं आपको FW टेलर में साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। FW टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर का नाम था FW टेलर। FW का फुल फॉर्म था फ्रेडरिक विंसलो टेलर, यानी कि टेलर के जो फुल नेम है वो क्या नाम है उनका नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था मार्च 20, 1856 में, मार्च 1856 में, और इनकी डेथ हुई थी मार्च 21, 1950 में। फ्रेडरिक विंसलो जो थे चीफ इंजीनियर थे एक स्टील कंपनी में। ये स्टील कंपनी थी बेथलेहम में। इन्होंने अपने सारे साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए, जबकि फ्योल ने प्रिंसिपल जो दिए थे सारे थ्योरिटिकल दिए थे। तो टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल्स में डिफरेंट है। फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए वो सारे थ्योरिटिकल दिए थे और जो टेलर ने प्रिंसिपल दिए हैं वो सारे साइंटिफिक दिए हैं, यानी कि बी प्रैक्टिकल। हमें बी प्रैक्टिकल होकर जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो करना होगा। टेलर इज मेजर कंट्रीब्यूट वाज हिज 2 इंपॉर्टेंट बुक्स। टेलर ने अपनी लाइफलाइन में 2 बुक्स लिखी थी। उनके नाम है, पहला शॉप मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, which were published in 1903 and 1911। जो इन्होंने पहली बुक लिखी थी शॉप मैनेजमेंट, उसका इन्वेंशन किया था इन्होंने, पब्लिश किया था 1903 में, और सेकंड जो बुक थी वो बुक थी आपकी वो 1911 में पब्लिश की गई। कि 2 बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। जब वर्क प्रैक्टिकल होगा तो हमारे जितने भी टास्क हैं वो अपडेट होते चले जाएंगे। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही इज वेल नॉन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। अपनी लाइफ लाइन में इन्होंने काफी योगदान दिया, जो आज भी बिजनेस के स्कोप में आगे तक चलता जा रहा है, जिसमें सारा मैनेजमेंट, जितना भी कंपनी है, फैक्ट्री है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जिससे कि उनकी कंपनी फर्म उनके बताए हुए जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बेस पर आगे चलती चले। इसी वजह से जो FW टेलर हैं उनको नाम दिया गया फादर ऑफ द साइंटिफिक। FW टेलर ने जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये 4 प्रिंसिपल्स हैं। आप लोग आसानी से इसको रिमेंबर कर सकें, याद रख सकें, अपने माइंड में फिट कर सकें, इसके लिए मैंने इन 4 वर्ड का यूज किया है। श्री हरि चरण दास। श्री हरि चरण दास से आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं बाय टेलर वो कैसे हम माइंड में सेट कर सकते हैं। एस श्री यानी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो टेलर ने दिया है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड पॉइंट हरि, आपके माइंड में रहना चाहिए हरि। हरि पहले वर्ड से आपको कंफर्म हो जाएगा कि सेकंड पॉइंट है आपका हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, ये आपका सेकंड प्रिंसिपल है। मैं आपको दोबारा नंबर डाल देता हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ये आपका पहला प्रिंसिपल है
ये आपका सेकंड प्रिंसिपल है और ये थर्ड प्रिंसिपल एंड नंबर 4 प्रिंसिपल। मैं फिर रिपीट करता हूँ, श्री हरि चरण दास। श्री से कंफर्म हो जाएगा श्री साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हरि से कंफर्म हो जाएगा कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। चरण से कंफर्म होगा आपको कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। दास, दास से कंफर्म हो जाएगा, डी से पहला कंफर्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये 4 वर्ड हैं जो आपको अपने माइंड में सेट रखने होंगे। श्री हरि चरण दास साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के फर्स्ट वर्ड जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे कि एस का मतलब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, एच हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, चरण कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और दास डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल बायोफ्यूल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के बारे में टेलर ने बताया कि टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड। यदि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए वन बेस्ट मेथड का यूज़ करते हैं तो हम उसको एफिशिएंसी तरीके से, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी से उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, मैंने आपको बताया, फिर रिपीट कर रहे हैं कि टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। वन बेस्ट मेथड के बेस पर हम मैक्सिमाइज एफिशिएंसी ले सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेथड फॉर डूइंग ए टास्क। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड पर्टिकुलर टास्क लेना पड़ता है कि हमें इतने वर्क को इतने टाइमिंग में कंप्लीट करना है। यदि हम टाइमिंग के बेस पर अपने वर्क को काम करेंगे, वर्क कंप्लीट करेंगे, तो हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हमें इतने आवर्स में इतना प्रोडक्शन बनाकर कंप्लीट करना है। फिर भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेथड फॉर डूइंग ए टास्क, पास्ट एक्सपीरियंस और हिट एंड ट्रायल मेथड। कभी कभी जो हमारा पिछला जो हमने टास्क कंप्लीट किया है उसका एक्सपीरियंस भी माइंड में रखना चाहिए कि जो पिछला हमने जो वर्क कंप्लीट किया उसके एक्सपीरियंस के बेस पर हमने अपना कितना एफिशिएंसी ली, कितना टास्क कंप्लीट किया। यदि कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो इन फ्यूचर हम वो मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ओके, सेकंड प्रिंसिपल बाय टेलर, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी, गेट टुगेदर होकर कंप्लीट करना किसी भी टास्क। यहाँ पे वर्कर और मैनेजमेंट को गेट टुगेदर होकर अपने टास्क को कंप्लीट करना होगा। जैसे कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का शॉर्ट मीन्स मैंने निकाला है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। जहाँ मैनेजमेंट और वर्कर का आपस में अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा तो कंपनी को एक वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है, कंपनी को आगे ले जा सकता है। इससे मैनेजमेंट को इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा बाय वर्कर, क्योंकि एक कंपनी को हाई लेवल पर ले जाता है एक वर्कर। वर्कर कंप्लीट काम करता है, उसको बदले में सैलरी मिलती है। अगर उसे 2-4 घंटे एक्स्ट्रा वर्क करना होता है तो उसको ओवर टाइम प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए कि वर्कर यदि आगे अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर रहा है तो उनको प्रॉफिट का कुछ शेयर भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर एंड दे शुड वर्क टुगेदर फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल। जब मैनेजमेंट और वर्कर गेट टुगेदर होकर टास्क को कंप्लीट करने के लिए तैयार होंगे तो उनका जो भी गोल है वो अच्छे से अचीव कर पाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ वर्कर और वर्कर के साथ मैनेजमेंट, इन दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जब गेट टुगेदर होंगे तो आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, यानी कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका एग्जांपल में तो पहले ही मैंने रिपीट कर दिया है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मीन्स है कि माना कि कोई
कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, कंपनी को जो बेनिफिट हो रहा है, मैनेजमेंट को बेनिफिट हो रहा है, तो बाय वर्कर के अकॉर्डिंग। अगर मैनेजमेंट को कंपनी से और बाय वर्कर के अकॉर्डिंग जो भी बेनिफिट हो रहा है, तो जो बेनिफिट जो हो रहा है उसका शेयर वर्कर के साथ शेयर करना चाहिए। इससे मैनेजमेंट में और वर्कर में एक हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का रिलेशन आपस में बनता है, जिसे वर्कर और अच्छा स्मूथली एक्यूरेसी के हिसाब से इन फ्यूचर भी अपने टास्क को, अपने गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट के साथ खड़ा रहता है कि जो भी वर्क होगा वो स्मूथली तरीके से कर सकता है। तो कंपनी को, मैनेजमेंट को चाहिए कि यदि कोई ज़्यादा शेयर प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट का कुछ शेयर अपने एम्प्लॉय में डिवाइड करना चाहिए। दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आज से कई साल पहले जापान में जितने वर्कर थे उन्होंने कंपनी में स्ट्राइक कर दिया था। उनका स्ट्राइक करने का तरीका ये था कि उन्होंने कंपनी का वर्क क्लोज नहीं किया, बंद नहीं किया। उन्होंने अपने हैंड पर यानी कि बाजू पर एक ब्लैक पट्टा बांध लिया, जिसका मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था कि कंपनी का काम बंद तो नहीं होगा, लेकिन कंपनी के जितने भी वर्कर थे उन्होंने एक ब्लैक पट्टी के रूप में अपने बाजू पर यानी कि अपने हैंड पर बांध लिया था। इसका मतलब ये था कि कंपनी का जो भी शेयर हो रहा है बाय वर्कर, जो भी वो टास्क कंप्लीट कर रहे हैं और तो बेनिफिट हो रहा है मैनेजमेंट को, तो उसका शेयर एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो उसके लिए जितने भी वर्कर थे उन्होंने काम तो बंद नहीं किया, कंपनी में काम वो कंटिन्यू करते रहे, लेकिन जितने भी वर्कर थे उन्होंने अपने हैंड पर एक काले रंग का, एक ब्लैक रंग का स्ट्रिप्स बांध लिया था, जो ये शो करता था कि ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन स्ट्राइक का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया। केवल ब्लैक पट्टी बांधने का मतलब था साइलेंट स्ट्राइक। टास्क कंप्लीट होता रहा, वर्कर गेट टुगेदर होकर अपने टास्क को कंप्लीट करते रहे, कंपनी का प्रोडक्शन बनाते रहे, लेकिन कंपनी बंद नहीं की। सिंपैथी फॉर मैनेजमेंट, इस सिंपैथी ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट की को कहीं ना कहीं एक सिंपैथी दिखाई दे कि हमने आपका काम कंप्लीट किया है, प्रोडक्शन रोका नहीं है। तीसरा प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन यानी कि एक दूसरे को कोऑपरेट करना, नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक मैनेजमेंट नहीं कर सकता जब तक उसके साथ वर्कर ऐड ना हो। तो यहाँ पे बताया गया है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। इस प्रिंसिपल में वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब कोऑपरेशन होगा तो मैनेजमेंट के साथ वर्कर और वर्कर के साथ मैनेजमेंट इन फ्यूचर एट प्रेजेंट में अच्छे से काम कर सकता है। जो भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टास्क है, कैसे अच्छा प्रोडक्शन करना है, कैसे कंपनी को आगे बेनिफिट होना है, इसके लिए वर्कर को कोऑपरेट करना होगा मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट को भी कोऑपरेट करना होगा इन वर्कर को। ठीक है, जब वर्कर काम करता है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क इसका मीन्स है कि डिवाइड टू वर्क। डिवाइड टू वर्क अकॉर्डिंग टू वर्कर की एलिजिबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, कैसे वो टास्क को कंप्लीट कर सकता है स्पीडली, एक्यूरेसी। तो जो जैसी क्वालिटी जिस वर्कर में होगी तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग ही उसको टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया जाना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क का रिलेशन यहाँ पे है कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल्स का रिलेशन है। मैनेजमेंट अकेला काम नहीं कर सकता, उसके लिए वर्कर को होना भी जरूरी है। नॉट इंडिविजुअल, अगर मैं कहूँ कि मैं अकेले सारे काम कर सकता हूँ तो नहीं, तो ये यहाँ पे कोऑपरेट जब तक नहीं होगा मैनेजमेंट का वर्कर से और वर्कर का मैनेजमेंट से, तब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा। ओके, फोर्थ प्रिंसिपल बाय टेलर, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर to their greatest efficiency and prosperity.
डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके एम्प्लॉयज ऐड हुए हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर में यदि उसके स्किल में अगर हम डे बाय डे डेवलपमेंट किया जाए बाय न्यू टेक्निक। आज आप देख रहे हैं कि न्यू टेक्निक के बेस पर वर्कर को किसी भी सेमिनार में दिया जाता है या उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि जिससे कि वो अपने स्किल को और इंक्रीज करे और जो भी ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ा हुआ है उसको कंप्लीट अच्छे से कर सके। मैं रिपीट करता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्कर में डेवलपमेंट होना जरूरी है टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी को निकालना कि इंक्रीज कॉस्ट पे बेनिफिट ज़्यादा, कॉस्ट कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। यहाँ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही हमें डेवलप करनी होगी अपने एम्प्लॉय के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि एक वर्कर को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसकी स्किल को कैसे निकाल सकते हैं। नाउ डेज, आज के समय में आज कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें कंपनी अपने अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ को, वर्कर को, उनकी स्किल को और इंक्रीज करने के लिए सेमिनार में सेंड किया जाता है, उसको भेजा जाता है ताकि वो वहाँ जाके वो टेक्निक, न्यू टेक्निक देखें, मशीन देखें, कैसे वहाँ पे टेक्निक के बेस पे वर्क किया जा रहा है ताकि वो और अच्छे से आके अपने ऑर्गेनाइजेशन को अप लेवल पर ले जा सके। तो ये कब होगा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। थ्योरिकल यानी कि फ्योल के प्रिंसिपल्स में और टेलर के प्रिंसिपल में यही है कि फ्योल ने थ्योरिकल प्रिंसिपल्स दिए और जबकि टेलर चाहते थे कि प्रैक्टिकल किया जाए। जब प्रैक्टिकल होगा तभी हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए वर्कर को डेवलप करने के लिए सेमिनार में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के जो हाई लेवल के मेंबर हैं वो भी मीटिंग के माध्यम से अपने वर्कर को और आगे ले जा सकते हैं जिससे कंपनी और अच्छे से काम कर सकें और कंपनी हाई लेवल पर आगे इंक्रीज हो। ये था आपका नंबर 4 पॉइंट। आपके सामने है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने टेक्निक के साइंटिफिक मैनेजमेंट भी प्रेजेंट किए हैं। उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड नंबर पर है मेथड स्टडी, नेक्स्ट मोशन स्टडी, नंबर 5 टाइम स्टडी, नंबर 6 फैटिग स्टडी, नंबर 7 है डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। ये 7 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं टेलर ने जो कि टेक्निक के शो पर एक एम्प्लॉय को कैसे अपने टास्क को कंप्लीट करना है। ये एम्प्लॉय से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। आपको याद रहेगा कि बच्चों को याद करने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के पॉइंट कैसे याद रखें। उसके लिए मैंने छोटी सी कोशिश करी है आपको समझाने की। फंक्शनल एफ से रिलेटेड हो जाएगा फर्स्ट, स्टैंडर्ड सेकंड, मेथड मजे, मोशन मजे, टाइम थर्ड, एफ से फेल, डी से डिवीजन। इसका पूरा मीन्स निकल रहा है, आपको याद कराने के लिए मैंने पॉइंट लिखे हैं कि फर्स्ट सेकंड मजे मजे, थर्ड फेल डिवीजन, यानी कि जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड आते हैं उनके मजे मजे हैं और जो थर्ड है उसकी जो डिवीजन है वो फेल के समान है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेकंड मजे मजे, थर्ड फेल डिवीजन। आपको याद रहेगा एफ फिर रिपीट करते हैं, फर्स्ट यानी कि एफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप, सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, एम यानी कि मेथड स्टडी, सेकंड एम मोशन स्टडी, टी यानी कि थर्ड टाइम स्टडी, एफ फैटिग स्टडी और डी डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम, इस वेजेस सिस्टम। तो ये आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट सेकंड, जिन बच्चों के फर्स्ट सेकंड डिवीजन आती है तो फर्स्ट सेकंड वालों के मजे मजे, और थर्ड फेल जिनकी थर्ड है वो फेल जो है डिवीजन फेल के समान है। तो इससे आपको याद रहेगा कि टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या क्या पॉइंट हैं। यस,
टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट में फंक्शनल फोरमैनशिप के बेस पर ये 8 पॉइंट हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट और सेकंड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो पॉइंट हैं आपके वो हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। पहला पॉइंट इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसमें क्या होता है कि ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन किए जाते हैं वर्कर्स के। सेकंड पॉइंट है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का वर्क होता है स्पेसिफाइड रूट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्शन है, जो उसका रूट है, क्या वो स्पेसिफिकेशन में बेस पर है, जो प्रोडक्शन बन रहा है क्या कंप्लीटली तैयार हो रहा है बाय वर्कर्स। थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट वर्क का क्लर्क का जो वर्क है वो है कि प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट, कि कौन से वर्कर ने कितने टाइम में कितना वर्क कंप्लीट किया है, अपना टास्क कंप्लीट किया है, कितना प्रोडक्शन प्रिपेयर किया है। ये सारे जो टाइमिंग आवर्स हैं, प्रोडक्शन रिपोर्ट है, ये सारे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में रिपोर्ट की जाती है। आपका 4 पॉइंट है डिसिप्लिनियर। डिसिप्लिनियर में टू इंश्योर डिसिप्लिन रिस्पेक्टिव, कि वर्कर सारे डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं बाय ऑर्गेनाइजेशन। उसके बेस पे 4 पॉइंट है अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट। फर्स्ट है, रिपीट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनियर। ये थे आपके अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड आपका अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके आते हैं 4 पॉइंट। फर्स्ट स्पीड बॉस, सेकंड गैंग बॉस, तीसरा रिपेयर बॉस और नंबर 4 पे आता है आपका इंस्पेक्टर। तो स्पीड बॉस में क्या वर्क होता है कि टू इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेटली ऑफ जॉब, कि जो वर्कर जॉब पे आ रहा है, जो भी उसकी असाइनिंग ड्यूटी है, टाइमिंग आवर्स हैं, क्या वो टाइम से आ रहा है, एक्यूरेसी से वर्क कंप्लीट कर रहा है, अपनी जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है, तो सारा रिकॉर्ड ये स्पीड बॉस के अकॉर्डिंग नोट किया जाता है। सेकंड पॉइंट है आपका गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या है? टू कीप मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन वर्क। गैंग बॉस का वर्क होता है कि जब भी प्रोडक्शन बनाने के लिए तैयार किया जाता है बाय वर्कर, उससे पहले टूल एंड मशीन को चेक किया जाता है कि जो मशीन है क्या वो सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। यदि कोई मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो बाय वर्कर्स या जो भी गैंग बॉस जो भी उस मशीन को प्रिपेयर कर रहा है वो चेक कर सकता है कि मशीन में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब प्रोडक्शन बन के तैयार होगा, प्रोडक्शन बन रहा होगा, तो बीच में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये वर्क आता है आपका गैंग बॉस में। फिर रिपीट कर रहे हैं, टू कीप मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स। नंबर 3 पॉइंट आपका रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस है टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मेकिंग मशीन एंड टूल्स। क्या जितने भी मशीन हैं क्या सही से वर्क कर रही हैं, क्या टूल्स सही से अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो मशीन और टूल्स को चेक किया जाता है। प्रोडक्शन बनाते समय किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो उसको चेक किया जाता है बाय रिपेयर बॉस। नंबर 4 है आपका इंस्पेक्टर। नंबर 4 इंस्पेक्टर है टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क। इंस्पेक्टर का वर्क है कि जो भी प्रोडक्शन बन के तैयार किया जा रहा है उसको चेक करना, उसकी क्वालिटी चेक करना, उसका रेशो चेक करना कि क्वालिटी का रेशो क्या है, जो प्रोडक्शन बन के तैयार हो रहा है उसका बेस क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी जिम्मेदारी होती है इंस्पेक्टर की। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का सेकंड पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? सेटिंग स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। स्टैंडर्ड इसमें पॉइंट में देखा जाता है वर्कर का स्टैंडर्ड टाइमिंग पीरियड एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कि कौन सा वर्कर कितने आवर्स में कितना प्रोडक्शन बना के प्रिपेयर कर रहा है। यदि स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा तो कोई भी वर्कर किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बनाने के लिए टाइम ज्यादा से ज्यादा ले सकता है। लेकिन यदि उसे एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितने टाइम में कितना प्रोडक्शन बनाना है तो उसको एक टाइम के अकॉर्डिंग कंफर्म हो जाएगा कि मुझे इतना टाइमिंग में इतना अपना आउटपुट देना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
तो यह बताया गया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सेटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए क्वालिटी का और क्वांटिटी का, कि क्वालिटी और क्वांटिटी का स्टैंडर्ड क्या है अकॉर्डिंग इन गुड्स। सेकंड पॉइंट है आपका मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या बताया जाता है, वन बेस्ट वे। मेथड स्टडी रिलेटेड टू वन बेस्ट वे। वन बेस्ट वे से मतलब यदि कोई प्रोडक्शन कंपनी एक कार बनाने जा रही है तो उस कार को बनाने के लिए उसके पास कार से रिलेटेड सारे रॉ मटेरियल होने चाहिए। यदि उसके पास सारे रॉ मटेरियल होंगे तो वो अपने आराम से उस काम को आराम से कर सकता है। ये सारे पॉइंट आपके आते हैं मेथड स्टडी के अंदर। नेक्स्ट है आपका मोशन स्टडी। मोशन स्टडी यानी कि लिफ्टिंग, पुटिंग, डाउन, अप। जब कोई वर्कर काम करता है तो उसकी मूवमेंट चेंज होती चली जाती है। तो उसकी मूवमेंट चेंज होती चली जाती है तो उसको कहीं ना कहीं रिलैक्स महसूस करता है वो। तो मोशन स्टडी डूइंग ए पार्टिकुलर टास्क, उसके सामने एक पार्टिकुलर टास्क होता है कि कैसे उसको अपने टास्क को कंप्लीट लेके चलना है, कंप्लीट करके चलना है। दैट इज ए मोशन स्टडी। नेक्स्ट है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी यानी कि स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय वर्कमैन। स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय वर्कमैन। टाइम स्टडी में, टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग जो भी वर्कर काम को अपने कर रहा है, जो प्रोडक्शन बना के तैयार कर रहा है, उसको कंफर्म हो जाना चाहिए कि वो कितने टाइम में कितना टाइम ले रहा है अकॉर्डिंग टू टास्क। अगर कोई कंपनी कहती है कि आपको टास्क कंप्लीट करना है तो उसके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई ये टास्क अगर यदि 100 यूनिट दिया गया कोई बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन बनाने के लिए दिया गया है तो उसमें इतना टाइम लगेगा। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर पास करना होगा। दैट इज टाइम स्टडी जो कि टेकन बाय वर्कमैन, क्योंकि वर्कमैन को ही, एम्प्लॉय को ही एक काम करना है। नेक्स्ट आपका है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या है? फटीग स्टडी के अंदर जब कोई वर्कर किसी कंपनी में सुबह 8 बजे ड्यूटी पे जाता है और उसकी टाइमिंग ड्यूटी है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, तो वो सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक यानी कि 4 घंटे काम कंटिन्यू कर सकता है। 4 घंटे काम करने के बाद उसको आधा घंटा रेस्ट चाहिए, इंटरवल चाहिए, ताकि वो दोबारा से तैयार हो सके अपने काम को, जो भी उसका टास्क है उसको पूरा करने के लिए। यदि कोई भी वर्कर कंटिन्यू काम करता है या काम करेगा तो वो स्मूथली एक्यूरेसी से काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा जो कि वो कर सकता है। इसीलिए रेस्ट होना, इंटरवल देना वर्कर को जरूरी है, ताकि वो दोबारा 4 घंटे बाद आगे के 4 घंटे को कंप्लीट करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए दोबारा तैयार हो जाए। ओके, इसका एग्जांपल एक और है, जैसे कि आप लोग स्कूल में ही पढ़ते हैं तो स्कूल में आपके 6 पीरियड लगते हैं या 8 पीरियड लगते हैं, तो आफ्टर 4 पीरियड या 3rd पीरियड आपको क्या मिलता है, रेसिस होती है आपकी। आप 15-20 मिनट का, आधे घंटे का लंच ब्रेक करते हैं ताकि आप दोबारा तैयार हो जाएं और एक्यूरेसी से अपने स्टैंडर्ड के बेस पर अच्छे से स्मूथली आगे की 4 पीरियड अच्छे से पढ़ सके। इसके लिए रेस्ट या इंटरवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये था आपका फैटिग स्टडी। 7 पॉइंट आपका डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम यानी कि आपका नाम से कंफर्म हो रहा है कि डिफरेंट पीस वेजेस सिस्टम। वर्कर की एलिजिबिलिटी और उसकी क्वालिफिकेशन या जो भी है उसका वर्किंग टाइमिंग पीरियड, उसका वेजेस सिस्टम क्लियर किया जाता है एफिशिएंट एंड एफिशिएंट वर्कर के अकॉर्डिंग। जैसे अगर एक कंपनी को एक प्रोडक्शन बनाने के लिए दिया गया, यानी कि मान लीजिए आप 10 यूनिट बनाने के लिए दिए गए और उसका जो अमाउंट रखा गया 50 यूनिट रखा गया, 50 रुपीज, यानी उसका रेट जो रखा गया 50 रुपीज, और ये कितने प्रोडक्शन बनाने के लिए 10 यूनिट बनाने के लिए दिए गए। ठीक है, अब 50 के हिसाब से 10 यूनिट का होता है 500। यदि प्रोडक्शन कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं यदि वो 10 यूनिट से ज़्यादा यानी कि 11 यूनिट बना देते हैं, प्रोडक्शन बना देते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका 550, यानी कि 1 यूनिट का रेट यहाँ पर इंक्रीज हो गया। अब दूसरी तरीके से देखा जाए कि जब 10 यूनिट बनाने के लिए दिए गए हैं और वर्कर 9 यूनिट बना रहा है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका 50 × 9 = 450। तो एक यूनिट में कितना बनाना है हमें 500 का, क्योंकि 1 यूनिट
का कितना अमाउंट बताया गया 50, तो 10 यूनिट का हो गया 500। अगर 9 यूनिट बनते हैं तो अमाउंट आएगा 450, और यदि 11 यूनिट बनते हैं तो अमाउंट आएगा 550। यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा 50 रुपीज का, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिफरेंशियल फीस वेजेस सिस्टम। ये थे मेरे सारे टेक्निकल पॉइंट आपके सामने। अब आपके सामने मेरा ये पूरा टेलर के उससे पहले जो वीडियो मैंने दी थी फ्यूल की 14 प्रिंसिपल थे, आप लोगों ने लाइक किए, सब्सक्राइब किए। ऐसे आपका प्यार मुझे आगे मिलता रहे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा और माइंड में रखना होगा, प्लीज एवीएस चैनल, एवीएस कॉमर्स चैनल, ये है मेरा यूट्यूब पे, जिससे कि आपको डे बाय डे मेरे टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज मिलती रहेगी। बुक की लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं, बुक में लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन फिर भी एक टीचर होने के नाते अपनी इजी लैंग्वेज में मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे सकूं, जो मैं आपको दे रहा हूं, और आप उसे लाइक भी कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट